आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट लगाना है और किस सेक्टर में लगाना है। क्योंकि कल जब प्रोजेक्ट के क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग हम स्टडी कर रहे थे तो कल हमने डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा। ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें हम फाइनेंशियल बेनिफिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें हम फाइनेंशियल बेनिफिट को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जो डिमांड बेसिस पे हम सेटअप करते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जो लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल के बेसिस पे हम सेटअप करते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रोजेक्ट जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो हमें अपना प्रोजेक्ट लगाने से पहले प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले मार्केट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। मार्केट के बारे में अच्छी नॉलेज का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में किस किस टाइप के रॉ मटेरियल मिल रहे हैं, मार्केट में जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसकी डिमांड क्या है। ठीक है। और आप ये कह सकते हैं कि जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर वाटर सप्लाई या फिर लैंड, वो इजीली अवेलेबल हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, किस लोकेशन पे मिल रहा है आपको, सिटी से दूर मिल रहा है, किसी रूरल एरिया में मिल रहा है, शहर में मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इन पे हमें फोकस करने की जरूरत होती है किसी भी प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो बेसिकली प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फील्ड्स की नॉलेज भी होनी बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं कि देखिए जैसे अगर हमें बहुत सारे फील्ड्स की नॉलेज होगी तभी हमारे माइंड में एक आइडिया बनेगा। ठीक है, कि हमें किस किस सेक्टर में काम करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो उस आइडिया जनरेशन के लिए हमें बहुत सारी चीजों की स्टडी करनी पड़ती है। जैसे कि हमें मार्केट में एग्जिस्टिंग कस्टमर की स्टडी करनी पड़ती है, मार्केट में मिल रहा है रॉ मटेरियल की स्टडी करनी पड़ती है, डिमांड मार्केट में किस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है उसकी स्टडी करनी पड़ती है। आप ऐसे कह सकते हैं कि और जैसे मान लीजिए कि आप जो बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं, ठीक है, उस एंटरप्राइज को इससे पहले भी कई लोगों ने स्टार्ट किया लेकिन वो सक्सेस को अचीव नहीं कर पाए। तो क्यों नहीं अचीव कर पाए? तो कहने का मतलब है कि आपसे पहले जो एंटरप्रेन्योर हुए हैं वो एंटरप्रेन्योर की सक्सेसफुल स्टोरी या फिर फेलियर स्टोरी की स्टडी करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि आपको अपने एंटरप्राइज को सेट करने के लिए किन किन चीजों को फॉलो करना है और किन किन चीजों को फॉलो नहीं करना है। तो आइडिया जनरेशन के रिगार्डिंग देखिए, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन में हमें सबसे क्या पहले करना होता है, आइडिया जनरेशन। तो बेसिकली आइडिया जनरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट सिलेक्शन स्टार्ट्स विद आइडिया जनरेशन। जब भी किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना होता है मतलब सबसे पहले प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करना होता है। तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे होगा? जब हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज आएंगे तो आप सबसे पहले मैं आइडिया को जनरेट करना, और आइडिया कैसे जनरेट होगा? जब हम बहुत सारी चीजों की स्टडी करेंगे। So in order to select most promising and profitable project, the entrepreneur has to generate large number of ideas about the possible projects as can take. The project idea can be discovered from various internal and external sources. They may include knowledge of potential customer needs. ठीक है, मार्केट में जो कस्टमर है वो किस किस तरह के प्रोडक्ट को चाहता है, personal observation of emerging trends in demand for certain products, scope for producing substantial products, मार्केट में जो प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है उसके सब्स्टिट्यूट में और क्या दे सकते हैं अच्छा। ट्रेड एंड प्रोफेशनल मैगजीन्स व्हिच प्रोवाइड्स अ वेरी फर्टाइल सोर्स ऑफ प्रोजेक्ट आइडियाज। ऐसे बहुत सारे बिजनेस मैगजीन्स आती हैं जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट के आइडियाज दिए होते हैं और उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं उनके बारे में पूरी थॉरो स्टडी आप करके आप अपने माइंड में एक आइडिया जनरेट कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल पब्लिकेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में यूनिट फर्स्ट में आपको बताया था कि इंटरप्राइज को सेट करने के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट ऐसी बॉडीज स्टेबलाइज करती हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को अपने इंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करते हैं, असिस्टेंस देती हैं। तो वो सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी कुछ अपनी सर्टेन मैगजीन्स निकालती हैं ताकि जो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या फिर जो
एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज को रन कर रहा है वो अपनी इंटरप्राइज को किस तरह से रन करे, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे आइडियाज उसमें दिए जाते हैं। सक्सेस स्टोरीज ऑफ नॉन एंटरप्रेन्योर्स और फ्रेंड्स रिलेटिव्स, आपसे पहले जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं, आपके दोस्त या आपके भाई या फिर ऐसा कोई भी नॉन पर्सन जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रहा हो या फिर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाया हो, उसके पीछे क्या रीजंस है, वो सारी चीजें आपको स्टडी करने की जरूरत होती है। A new product introduced by the competitor, जैसे सपोज करिए कि आप किसी प्रोडक्ट प्रोडक्शन के लिए आप एक एंटरप्राइज सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप जब अपना एंटरप्राइज सेटअप करें 6 महीने बाद आपका कंपटीटर खड़ा हो जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उन सभी एंटरप्रेन्योर्स की आपको थॉरो स्टडी करनी पड़ेगी कि उनका प्रोडक्ट कैसा है, अपना प्रोडक्शन कैसे करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स में क्या क्या फीचर्स हैं। तो जब भी आप अपना प्रोडक्ट अपना एंटरप्राइज सेटअप करें तो अपने कंपटीटर को माइंड में रख करके करें कि ऐसा ना हो कि 6 महीने में वो कंपटीटर खड़ा हो जाए। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि आपका कंपटीटर कोई बनने के लिए सोचे, ठीक है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल इनोवेटिव होना चाहिए, बिल्कुल नया होना चाहिए, और आप अपना प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं कोई समझ ही ना पाए, तो वो चीजें होनी चाहिए। आइडिया गिवन बाय नॉलेजेबल प्रॉब्लम्स, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप जो है आइडिया जनरेट कर सकते हैं कि किस तरह से हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले प्रोजेक्ट का सिलेक्शन बहुत जरूरी है, और अगर आप बेटर सिलेक्शन करते हैं तो समझ लीजिए आपका आधा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि सही प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना। तो सही प्रोजेक्ट तब हम सिलेक्ट कर पाएंगे जब हमारे पास प्रॉपर आइडिया होगा। तो आइडिया को जनरेट करने के लिए हम इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करना होता है। इसमें आपको बताया गया है कि आप मार्केट में कस्टमर की नीड्स को जानिए, ठीक है। किस मार्केट में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होंगे क्या क्या फीचर्स हैं, क्या उनमें क्या लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स को फाइंड आउट करके आपने नए प्रोडक्ट में उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करिए। जो आपसे पहले एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं उनकी सक्सेस स्टोरी, उनके बिजनेस के फॉल डाउन होने के क्या रीजन थे, उन सब चीज़ों को स्टडी करिए, या फिर अगर बिजनेस मैगजीन्स आती है उनको पढ़िए। तो ये सारी चीजें करने के बाद तब जाके आपके दिमाग में एक आइडिया जनरेट होता है कि कैसे बिजनेस को स्टेबलाइज करना है, कैसे चलाना है और कैसे मैनेज करना है। तो जब आइडिया जनरेशन आपके पास आ जाता है तो अभी आप जो है प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यानी कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन स्टार्ट्स वन द एंटरप्रेन्योर हैज जनरेटेड फ्यू आइडियाज ऑफ प्रोजेक्ट। जब प्रोजेक्ट का आपको कुछ आइडिया हो जाता है, मीन्स आइडिया जनरेशन जैसे ही आपके पास आने लगता है तो आपका दिमाग चलने लगता है, आप सोचने लगते हैं कि हाँ कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किस सेक्टर में करना सही है, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो कहीं ना कहीं आइडिया जनरेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोजेक्ट के सिलेक्शन के लिए। सो प्रोजेक्ट सिलेक्शन स्टार्ट्स वंस द एंटरप्रेन्योर हैज जनरेटेड फ्यू आइडियाज ऑफ प्रोजेक्ट। After having some ideas, these project ideas are analyzed in the light of existing economic condition, market condition and government policy. अब आपके पास आइडियाज आ गए कि कौन सा प्रोजेक्ट करना है, कैसे करना है। तो अब क्या करेंगे, आप प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करेंगे। अब मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट भी कर लिया, लेकिन जब आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप ये सोचेंगे क्या उस प्रोजेक्ट के लिए मैं इकोनॉमिकली स्ट्रांग हूँ, क्या मार्केट कंडीशन मेरे प्रोजेक्ट के लिए सही है, क्या उस प्रोजेक्ट को अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो क्या मैं गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज एंड नॉर्म्स को फॉलो कर पा रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि अगर सपोज करिए कोई केमिकल इंडस्ट्री लगा रहे हैं और वो केमिकल इंडस्ट्री आप किसी पॉश एरिया में लगा रहे हैं जहाँ बहुत सारे घर बने हुए रेजिडेंशियल एरिया है, तो उस केमिकल फैक्ट्री पर आप लगाते हैं तो बहुत सारे केमिकल वेस्टेज निकलेंगे, बहुत सारे जो केमिकल वेस्टेज निकलेंगे, हो सकता है वहां रह रहे लोगों के लिए वो हार्मफुल हो, ठीक है। तो ये सारी चीज तो गवर्नमेंट जो है इन सब चीजों के लिए परमिट नहीं करती है। आप कभी भी कोई केमिकल फैक्ट्री या फिर कोई ऐसा इंडस्ट्री जो बहुत ज्यादा स्मोक जनरेट करता है, आप ऐसी फैक्ट्रीज को आप रेजिडेंशियल एरिया में नहीं लगा सकते। तो क्या आप जो इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, जो एंटरप्राइज लगा रहे हैं, क्या वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फॉलो कर रहा है। तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन जब हम करते हैं तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन करने के बाद हमें इन सब चीजों पर फोकस करना होता है कि क्या हम इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग हैं कि इस प्रोजेक्ट को लगा सकें, मार्केट कंडीशन क्या हमारी सही है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को हम फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं।
So for this purpose a tool is used that is called SWOT analysis. यानी आप अपने प्रोजेक्ट का आइडेंटिफिकेशन, अपने प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, तो सिलेक्शन से पहले आपने बहुत सारे आइडियाज को जनरेट करने के लिए बहुत सारी स्टडी की। स्टडी के बाद आपके माइंड में आइडिया आया, ठीक है मुझे ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। अब जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, तो उसके बाद अब आप क्या कर रहे हैं, SWOT एनालिसिस कर रहे हैं। SWOT एनालिसिस मीन्स आप अपने स्ट्रेंथ को चेक कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कंडीशंस, और अपने वीकनेस को चेक कर रहे हैं कि अगर फाइनेंस में कहीं फाइनेंसिंग में कहीं प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम को हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज, आप उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग मार्केट में कैसे अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करेंगे, ठीक है। थ्रेट्स, क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं आपके उस प्रोजेक्ट के। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन जब भी हम करते हैं तो एक टूल्स यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं SWOT एनालिसिस। यानी हम अपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट जिस भी प्रोजेक्ट का हमने सिलेक्शन किया है उस पर हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं रिगार्डिंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, जिसको हम बोलते हैं SWOT एनालिसिस। The intended entrepreneur analysis his strength and weakness as well as opportunities, competitive advantages and threats, challenges offered by each of the project ideas. In addition, the entrepreneur needs to analyze other related aspects like raw material, potential market, labor, capital, location and form of ownership. जब आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, प्रोजेक्ट सिलेक्शन के रिगार्डिंग आपने SWOT एनालिसिस कर ली। SWOT एनालिसिस में आपको ये पता चला कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे मैनेज करेंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम कैसे मैनेज करेंगे, क्या क्या वीकनेस हैं हमारे प्रोजेक्ट की, क्या लूप होल्स हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों की स्टडी करने के बाद आपको कुछ बेसिक चीजों, जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं उन बेसिक एस्पेक्ट्स को भी फॉलो करना है। जैसे कि आपके प्रोजेक्ट को प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है या नहीं, पोटेंशियल मार्केट कैसा है उस प्रोडक्ट का, लेबर इजीली अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, वर्किंग कैपिटल कैसा है, ठीक है। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट जो कर दिया, अब प्रोडक्शन भी कर दी, प्रोडक्शन की मार्केटिंग आपकी फेल हो गई, यानी प्रोडक्ट सेल नहीं हुए, तो प्रोडक्ट जब सेल नहीं हुए जो आपने इन्वेस्ट पैसा किया था वो फिर प्रोडक्शन किया, प्रोडक्ट जब मार्केट में जाएगा फिर आपके पास तो वो मार्केट में प्रोडक्ट सेल होगा तभी ना आपको कैश वापस आएगा। जो कैश वापस आएगा तो वो कैश क्या होगा, आपके उस इंटरप्राइज के लिए वर्किंग कैपिटल का काम करेंगे, और उसको चलाने के लिए फिर उसी कैपिटल का क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। तो अगर मार्केटिंग सही नहीं हुई तो वर्किंग कैपिटल आपका सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। लोकेशन एंड फॉर्म ऑफ ओनरशिप, इन सभी चीजों में फोकस करना होता है। Each of these aspects has to be evaluated independently, and in relation to each of these aspects, these forms a continuous and back and forth process as shown in figure below. On the basis of this analysis, the most suitable idea is finally selected to convert into an enterprise. यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा, और इस फिगर में आपको दिख रहा होगा बायडायरेक्शनल एरो है। मतलब अगर आप किसी प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते हैं और उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप कोई इंटरप्राइज सेटअप करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, ओनरशिप डिसाइड करते हैं कैसा हमारा ओनरशिप होगा, पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा, ठीक है। और आप उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग रॉ मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। लोकेशन चूज करते हैं और मार्केटिंग करते हैं प्रॉपर्ली कि आपके उस रॉ मटेरियल को यूज करके जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी उसकी, वर्किंग कैपिटल आपका क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, लेबर्स कैसे हैं, ठीक है। इन सभी चीजों को हम क्या करते हैं, प्लान आउट करते हैं। इसलिए क्या रहा है, देयर इज अ टाइम इंटरवल इन्वॉल्व्ड इन बिटवीन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोजेक्ट सिलेक्शन। देखिए प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना, दोनों में बहुत अंतर है। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन मतलब आपके पास इतने आइडियाज आ गए हैं कि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं कौन सा प्रोजेक्ट क्या है। जैसे आपने सपोज करिए कि बहुत सारे प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया, उसमें से आपने 10 प्रोजेक्ट जो है आइडेंटिफाई कर लिए। अब आप उन 10 प्रोजेक्ट में से किस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है, उन 10 में से आप किसी एक प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन मीन्स सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स में से आप उन प्रोजेक्ट को सेलेक्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिसपे आप काम कर सकते हैं, जिसपे आपका जो SWOT एनालिसिस है फिट बैठता है, ठीक है, जिसपे आपकी स्ट्रेंथ प्रॉपर है, आप उसमें अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, आप उसमें थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, और आप ये कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि इन सभी प्रोजेक्ट में से ये 10 प्रोजेक्ट वो हैं जिसपे
मैं काम कर सकता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब उन 10 प्रोजेक्ट में से आप कोई एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो होता है हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्शन। तो उन 10 में से जो सबसे बेस्ट होगा, इसका प्रॉपर्ली अपना एंटरप्राइज सेटअप कर सकते हैं, तो उस प्रोजेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, तो वो कहलाता है हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्शन। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम ये समझेंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट का क्या मतलब है, उसके क्या सिग्निफिकेंस है। जैसे देखिए, जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं तो उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बहुत सारे कैपिटल की जरूरत होती है। ठीक है, उस प्रोजेक्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, क्योंकि अगर मैं प्रोजेक्ट को प्लान कर रहा हूँ तो उन चीजों को सिर्फ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर वो उस प्रोजेक्ट को अगर मैं अपने मैनेजर को समझाना चाहता हूँ, ठीक है, अपनी प्रोडक्शन टीम को समझाना चाहता हूँ, तो उनको समझाने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसकी थॉरो स्टडी करके वो सारी चीजें समझ सके। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम एक पूरा सारा डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसमें सारी स्पेसिफिकेशंस लिखी होती है, उन स्पेसिफिकेशंस को पढ़ के कोई भी टेक्निकल टीम जो है ये समझ सकती है कि हमें सॉफ्टवेयर में क्या करना है, कैसे करना है। सेम चीज यहाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट में है। जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से इजिली जो है फंड अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो जब भी हम इंटरप्राइज सेटअप करते हैं तो उसके लिए रिगार्डिंग हमारे पास एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है। उसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बिहाफ पे हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से इजीली फंड्स मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी बैंक के पास लोन के लिए जाते हैं तो बैंक सबसे पहले हमारा प्रपोजल पूछता है, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और अगर बैंक को हमारा प्रपोजल सही लगता है तभी जो है बैंक एग्री होते हैं हमें फंड प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर हम अपने प्रोजेक्ट की प्रॉपर रिपोर्ट बनाते हैं, उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें रहेंगी आगे बताया जाएगा। तो अगर हम अपने प्रोजेक्ट की प्रॉपर रिपोर्ट बनाते हैं तो उस रिपोर्ट को देख करके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कहीं हमारा फंड जो है ऐसे हाथों में तो नहीं जा रहा है कि डूब जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो हमारा फंड है वो हम इश्यू तो कर दें और फिर हम बाद में उसको रिटर्न ना ले पाए, तो उससे क्या है, बैंक का लॉस हो जाएगा। तो बैंक जो भी फंड देती है उससे पहले प्रॉपर थॉरो स्टडी करती है, उसकी थॉरो स्टडी के लिए वो जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की डिमांड करती है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के थ्रू जो है हमें इजीली फंड अवेलेबल हो जाता है। दूसरा बेनिफिट क्या है, हम अपने प्रोजेक्ट का जो प्लान आउट है किसी को समझाना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के थ्रू आसानी से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेसिकली देखिए कह रहा है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट or a business plan is a written statement of what an entrepreneur proposed to take up. It is a course of action what the entrepreneur hopes to achieve in his business and how is he going to achieve it. A project report serves like a kind of big road map to reach the destination determining by entrepreneur. It is like an operational document. Operational document means जो जो चीजें इसमें लिखी हैं उन्हीं सभी चीजों को हम ऑपरेशनल लेवल पे उसको अप्लाई करते हैं। मतलब जो भी हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस है, जो भी हम मशीनरी यूज करेंगे, जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, जिस टाइप का टेक्निकल या नॉन टेक्निकल मैन पावर यूज करेंगे, वो सारी की सारी चीजें इसमें मेंशन रहती है। मतलब जो भी हमारा ऑपरेशनल एक्टिविटी होगा वो सारी की सारी चीजें इसमें डॉक्यूमेंट में मेंशन रहती है। Preparation of project report is a great significance for an entrepreneur. The project report serves two essential purpose. देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के दो मेन मोटो हैं। पहला क्या है, द फर्स्ट इज द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज लाइक अ रोड मैप, इट डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ एंटरप्राइज गोइंग इन, क्या करने वाला है, व्हाट इज गोल, क्या इसका गोल है, वेयर इट वांट्स टू बी, ये कहाँ कहाँ तक जा सकता है, एंड हाउ इट इज गोइंग टू गेट देयर।
तो ये सारी चीजें जो हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के थ्रू हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इजीली आप ये समझिए कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के थ्रू हम उस प्रोजेक्ट का फ्यूचर जो है उस रिपोर्ट के थ्रू हम देख सकते हैं। सेकंड एस्पेक्ट क्या है? The second purpose of the project report is to attract lenders and investors. The preparation of project report is beneficial for those small scale industries which apply for financial assistance from the financial institutes and commercial banks. जैसा कि मैंने आपको थोड़ी पहले बताया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के थ्रू हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने इंडस्ट्री के लिए, अपने एंटरप्राइज के लिए फंड या कैपिटल का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो किसी भी प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें आइडिया को जनरेट करना होता है। आइडिया जनरेट करने के बाद हम जाकर उस प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करते हैं। जब हमारा प्रोजेक्ट फाइनली सेलेक्ट हो जाता है तब जाकर के उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हम एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और उसी रिपोर्ट के बिहाफ पे हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से फंड जो है मिलता है और फिर अपने प्रोजेक्ट को हम सेटअप करते हैं। थैंक यू।